हेलो लर्नर, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि फ्रेंड हमने बात कर रखी थी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे उनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता था वो था कार्बन, जिसके हिसाब से जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो हमको ये बताती थी द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फ्रेंड्स फिर जैसे जैसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने लगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, धीरे धीरे हमें ये मालूम चलने लगा कि कार्बन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक और एलिमेंट मेन होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। फ्रेंड्स इसी के आधार पर हमने एक नई मॉडर्न डेफिनेशन बनाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कुछ इस तरह से है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द कंपाउंड डिस्कस्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेनली composed या फिर have contained carbon and hydrogen that is called hydrocarbons। तो फ्रेंड्स आइए एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को और देख लेते हैं और साथ साथ आप देखते भी रहेंगे डेफिनेशन को। तो फ्रेंड्स जो डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने और उसमें हमने ज्यादातर ये देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हमें ज्यादातर दिखाई दी। तो इसके आधार पर हमारी जो न्यू मॉडर्न डेफिनेशन बनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ्रेंड्स वो द branch of chemistry in which deals with hydrocarbons and derivatives of hydrocarbon is called organic chemistry and the compound discussed या फिर स्टडी in organic chemistry is called organic compound। और फ्रेंड्स इसी को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स एक्सेप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन के किस कंपाउंड की हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, साइनाइड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कार्बन के ही कंपाउंड है जिसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। वो हमारे कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मेटल कार्बोनेट फॉर एग्जांपल Na2CO3। इसी तरह फ्रेंड्स हमारा मेटल बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। फ्रेंड्स साइनाइड Cn जो होता है वो साइनाइड है। इसी तरह फ्रेंड एक और है मेटल कार्बाइड यानी कि CaC2। इसको भी फ्रेंड्स हम यानी कि ये ऐसे कंपाउंड है जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये कार्बन से बने होते हैं।
फ्रेंड्स अगर कार्बन के एलोटॉप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल बकमिंस्टर फुलरिंग, डायमंड, ग्रेफाइट्स, फ्रेंड्स इनकी भी हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। क्योंकि फ्रेंड्स क्यों नहीं करते हैं, इसका ये रीजन है क्योंकि ये जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और अगर फ्रेंड्स हम बात करें किसकी, कार्बन के एलोटॉप्स यानी कि कार्बन की फॉर्म्स, बकमिंस्टर फुलरिंग की बात करें, डायमंड की बात करें या फिर ग्रेफाइट की बात करें, तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। अब इन सबको और क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारी जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो हमको सिंपल सा डेफिनेशन क्लियर कर देती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन देख रहे हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। फ्रेंड्स किसकी डील करते हैं हम या किसकी स्टडी करते हैं, डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है और इसको आप नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। तो फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा, तो आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है। और फ्रेंड्स यहां पर हम ये भी जानेंगे या ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रखे जाते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो कार्बन। तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड कंपोज्ड या फिर फ्रेंड लिख सकते हैं कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो फ्रेंड्स सिर्फ यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कंपोस्ट होता है या कंटेन होता है। क्या क्या कंटेन होता है फ्रेंड्स, कार्बन एलिमेंट और एक हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन होता है। तो फ्रेंड दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर फ्रेंड एग्जांपल की बात करें तो आपने नाम सुन रखा है CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन, C2H6 दैट इज कॉल्ड ईथेन। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल है यानी कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। ये एग्जांपल है इसी तरह इथीन, मीथेन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपीन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, CH3Cl, CH3 Br, CCl4 और फ्रेंड्स एक और नाम लिखूं तो CH3OH एटसेट्रा। तो क्या फ्रेंड्स ये सब भी हाइड्रोकार्बन्स हैं? तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम फ्रेंड बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है, तो फ्रेंड्स आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं मीन्स कंपाउंड ऑब्टेन बाय या रिप्लेसमेंट बाय, ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम by an atom or group of atoms। तो फ्रेंड्स
क्या मतलब निकला डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का? तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं जब किसी कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। फॉर एग्जाम्पल CH4। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मीथेन। अगर यहां से हम करें क्या, एक H को हटा दें, एक H को हटा दें। फ्रेंड्स पहले आप डेफिनेशन नोट कर लें, मैं फिर आपको डिस्कस करता हूं। तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, तो मैं हटा रहा हूं ऊपर का। तो फ्रेंड्स समझिए, ये हमारा CH4 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी है। अभी हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स वहां पर हम डिस्कस करेंगे कार्बन की टेट्रावैलेंसी को, लेकिन आप ध्यान रखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं या तो वो ले सकता है या तो वो दे ही सकता है। तो फ्रेंड्स कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है 1 2 3 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है किसी अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। तो फ्रेंड्स ये जो CH4 है उसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। तो ये फ्रेंड्स एक तरह का हमारा हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर हम करें क्या फ्रेंड्स, यहां पर इस H एटम को रिप्लेस करके यहां पर Cl लगा दें, इस H एटम को रिप्लेस करके यहां पर फ्रेंड्स अगर हम Cl एटम लगा दें या फिर Br लगा दें, तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से बन जाता है CH3CH, यानी फ्रेंड्स इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड नाम है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन बन जाती है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। कंपाउंड obtained by replacement of hydrogen atom by an atom or group of atoms। इसी तरह फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स ये हमारा मीथेन है और हमने यहां पर एक H को हटाकर एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप ऐड कर देना है। तो OH जो है फ्रेंड्स एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा CH3OH, यानी कि मिथाइल एल्कोहल। मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल। तो फ्रेंड्स जितने भी ऐसे कंपाउंड बनेंगे जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से बनेंगे, कार्बन तो रिप्लेस होगा नहीं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। और कैसी बॉन्डिंग होती है, तो वो कोवेलेंट नेचर की होती है। तो कार्बन तो सेम रहेगा, यानी कार्बन वहीं पर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके, यानी कि ये 4 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होके 4 एटम जुड़ सकते हैं या फिर 4 ग्रुप ऑफ एटम्स आके यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, कार्बन नए नए कंपाउंड बनाता जाता है। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, आइए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मेटल कार्बोनेट को और मेटल बाइकार्बोनेट को, इसी तरह फ्रेंड्स मेटल कार्बाइड को और एटसेट्रा, इन सबको फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था फुलरी यानी कि बकमिंस्टर फुलरी, बकमिंस्टर फुलरी, और मैंने एक आपको और बताया था ग्रेफाइट एंड डायमंड। फ्रेंड्स ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, यानी कि इनको हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि हम कार्बन के बने ही कंपाउंड को कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर डेफिनेशन जो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ये थी कि मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बनने वाले कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं होता। इसी तरह फ्रेंड
कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी फ्रेंड डिस्कस नहीं होता। फ्रेंड्स मेटल कार्बोनेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल Na2CO3, तो फ्रेंड्स कार्बन एक दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, तो फ्रेंड्स ये भी डिस्कस नहीं होगा। मेटल बाइकार्बोनेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अगर लिखें तो NaHCO3, तो फ्रेंड्स इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, यानी कि ये होमोलोजस सीरीज भी नहीं बना सकते। अभी हम पढ़ेंगे होमोलोजस सीरीज क्या होता है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको हम नहीं दे सकते हैं। तो NaHCO3, Na2CO3, और फ्रेंड्स अगर बात करें मेटल कार्बाइड की तो CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड, इसको भी फ्रेंड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ना तो ये होमोलोजस सीरीज बनाते हैं, यानी कि जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हम पढ़ेंगे, उनकी एक होमोलोजस सीरीज होती है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, ना तो ये वो बनाते हैं। और ना इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, यानी कि ना तो कार्बन है, कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो सिंपल फॉर्म में यही कहती है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जान गए हैं कि इनको क्यों डिस्कस नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें किसकी, बकनिस्टर फुलेरिन की, ग्रेफाइट की, डायमंड की, ये तो कार्बन के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी रीजन है कि ये ऑलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं कार्बन के, ऑलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि इनके अंदर कार्बन की चेन होती है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता है। ये एक ताकि कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसलिए भी इनको हम डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कंपाउंड जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं तो उनको डिस्कस कहां करते हैं, तो फ्रेंड्स उनको डिस्कस करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आपने अभी जाना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन है वो कार्बन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स अगर होंगे तभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होंगे। तो क्या फ्रेंड्स CCl4 CBr4 CF4 ये कंपाउंड फ्रेंड्स इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह फ्रेंड्स इसका नाम है कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड और इसी तरह इसका नाम है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो क्या फ्रेंड्स ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स डेफिनेशन तो यही कहती है कि कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन होने चाहिए और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर गौर से आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनका मीनिंग क्या है। उनकी मीनिंग फ्रेंड्स यही है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर आके अटैच हो जाता है तो वो भी फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए CCl4 अगर इसको देखा जाए तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि C अभी मैंने आपको बताया था CH4 मीथेन। अब ये CH4 का डायग्राम क्या है तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, अभी मैंने फिर से एक बार दिखाया था आपको। तो H यहां होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है। इनके बीच में फ्रेंड बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट और ऐसी होती है कि ये आपस से अलग भी हो सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो Cl है वो अगर एक Cl आके यहां जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा, कार्बन एक हाइड्रोजन एटम को हटा देगा, कहेगा भाई तुम जाओ, Cl को जुड़े आने तो नया कंपाउंड इसी बहाने कुछ बनेगा। दूसरा Cl आएगा वो भी कहेगा कार्बन से ऐड कर लो, तो कार्बन कहेगा तुम तो भाई मेरे साथ जुड़े रहते हो तुम हटो, फिर Cl जुड़े आएगा, फिर एक और Cl आएगा यहां जुड़ेगा, एज इट इज यहां पर भी Cl जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कंपाउंड कुछ CCl4 नहीं लेगा, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होती है तो कार्बन 4 से ज्यादा रख नहीं सकता, यानी कि कार्बन के सराउंडिंग में 4 ही तो बॉन्ड लग सकते हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड लग नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड होंगे और कौन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं आपको वाटर, तो फ्रेंड्स वाटर तो आप जानते ही H2O, ये भी कोवेलेंट नेचर का है, यानी कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है? तो फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये अगर कार्बन के साथ लिंक होता तब तो ये, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन अगर होते तब तो ये क्या होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता।
यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ तो कार्बन है नहीं, तो फ्रेंड्स ये नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक में डिस्कस होता। फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो ये रहा आपका NH3। अब बताइए फ्रेंड्स ये किस में डिस्कस होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं होता है उनको हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा फ्रेंड्स आपने एक फॉर्मूला और सुन रखा है, ये बताइए C6H12O6 ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये फ्रेंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, अगर सिर्फ इतना होता तो ये कार्बन हाइड्रो यानी कि हाइड्रोकार्बन कहलाता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ एलिमेंट हैं जो कार्बन के बीच में या फिर कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बीच में आ सकते हैं, उनसे बॉन्डिंग कर सकते हैं, नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो कहलाते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। आइए फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं फ्रेंड्स। समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि कौन से ऑर्गेनिक है और कौन से इनऑर्गेनिक है। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे फोकस करते हैं, ये मालूम चले कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक। पहचानना तो आप जाने गए, कैसे पहचानना है। तो फ्रेंड्स आइए इनके बीच का डिफरेंस जानते हैं। अगर फ्रेंड्स ऑर्गेनिक की डेफिनेशन की बात करें यानी कि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फ्रेंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फ्रेंड्स देखिए 90% जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी पूरी केमिस्ट्री में, और 10% इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक से अलग नहीं करते तो बुक से बाहर चले जाती पूरी कहानी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिल जाते। तो इसीलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग कर दिया। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन यानी कि ऑर्गेनिक में क्या है और इनऑर्गेनिक में क्या है। तो फ्रेंड्स यहां पे फ्यू एलिमेंट आते हैं, कार्बन आता है, यहां पर कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है और फॉस्फोरस आता है, और एक्सेट्रा और आने होंगे तो आ जाएंगे। और अगर बात करें तो यहां पर फ्रेंड क्लोरीन भी आता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह ब्रोमीन, फ्लोरीन एटसेट्रा यहां पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा आ सकते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फ्रेंड्स ऑल एलिमेंट्स और जितने भी ऑक्साइड होते हैं यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड, और अभी हमने जो पढ़ा था कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड और देयर कंपाउंड। यानी कि फ्रेंड्स यहां पर एलिमेंट तो आएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड भी यहाँ डिस्कस होते हैं, कार्बोनेट भी डिस्कस होते हैं, बाइकार्बोनेट भी डिस्कस होते हैं, साइनाइड भी डिस्कस होता है और कार्बाइड भी डिस्कस होता है, और उनके यानी कि एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड भी यहाँ पर डिस्कस होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला डिफरेंस है। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, मेटेलिक बाइकार्बोनेट, मेटेलिक साइनाइड एंड देयर कंपाउंड्स। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें तो आप डेफिनेशन जानी गई है, द ब्रांच ऑफ
chemistry in which deal with the study of hydrocarbons and its the derivatives of hydrocarbon, that is called organic chemistry. फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड यानी कि यहां जो कंपाउंड बनेंगे उनका नेचर क्या है. तो 1 पॉइंट था ये हमारा, और ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है, और यहां पे हमें पढ़ना है नेचर ऑफ कंपाउंड. तो फ्रेंड्स अगर नेचर ऑफ कंपाउंड की बात करें तो ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं. किस नेचर के होते हैं फ्रेंड्स? कोवेलेंट नेचर के होते हैं. यानी कि यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई देती है. कोवेलेंट नेचर या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग आप यहां पर डाल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग. अगर फ्रेंड इनकी स्टेट की बात करें तो ये मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में पाए जा सकते हैं. अगर फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएं तो यहां पर हम इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या फिर इसी को हम और आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं. और ये जनरली फ्रेंड्स, ये जनरली आपके मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक सॉलिड. तो फ्रेंड्स नेचर ऑफ कंपाउंड यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. अगर फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और ये जनरली मेटेलिक सॉलिड होते हैं. ये सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों होते हैं. तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं. तो फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा. तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, थर्ड पॉइंट हमारा जो है फ्रेंड्स वो है सॉल्युबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉल्युबिलिटी. तो फ्रेंड्स ये सॉल्युबिलिटी है क्या, तो आप जानते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन बन जाता है. तो फ्रेंड्स यहां पर जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है सॉल्युबिलिटी को. अब ये सॉल्युबिलिटी में भी फ्रेंड्स दो चीज आती हैं, वन वाटर एंड सेकंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो फ्रेंड्स वन आ जाती है वाटर यानी कि, और सेकंड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड की तो फ्रेंड्स ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते हैं. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये खुद ऑर्गेनिक है. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आप यानी कि बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे. इसी तरह इनऑर्गेनिक में बात करें तो फ्रेंड्स अगर सॉल्युबिलिटी वाटर में देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तो वो सॉल्युबल होते हैं, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इनसॉल्युबल होते हैं. इनसॉल्युबल होते हैं. अब फ्रेंड्स यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आखिर है क्या, तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप लिख भी लीजिएगा कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो मैं आपको लिखा देता हूं. तो आपका है एल्कोहल या फिर इथाइल एल्कोहल, कीटोन्स, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा. फ्रेंड्स ये वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कि इनमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल है, क्योंकि वो आयनिक नेचर के होते हैं. तो फ्रेंड्स वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है डिसॉल्व नहीं करेंगे. तो ये फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड पॉइंट था सॉल्युबिलिटी का, इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स आपने नोट किया होगा. फोर्थ हमारा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स आपको एक चीज बता देता हूं, CH, CL3 ये फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म होता है। इसका यूज कहां किया जाता है? तो फ्रेंड्स किसी को अगर एक क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाता है, तुरंत बेहोश हो जाता है और ये समय बैन चल रहा है। अगर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एक वर्ड लिखा हूं जनरली। फ्रेंड्स ये जनरली का मतलब है कि 100% नहीं कह सकते, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ये एक मिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये एक तरह का यानी कि जनरली मतलब कि 100% नहीं है, कुछ परसेंट कम हो सकता है, यानी कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनरली ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि ज्यादातर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों फ्रेंड्स होते हैं? तो इसका भी एक साफ साफ रीजन है, और ये रीजन है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या फिर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट नेचर की होती है। अगर फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर की बॉन्डिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये कैसे होंगे? सही पहचाना जनरली, लेकिन यहां पर भी फ्रेंड जनरली लिखना पड़ेगा। जनरली ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो हो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाए, तो ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ, और फिफ्थ पॉइंट का अगर बात करें जो कि है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की अगर फ्रेंड बात करें तो ये कैसे होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। इसी तरह फ्रेंड इनका क्या होता है? हाई होता है। अगर फ्रेंड्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड का हाई होता है, तो डेंसिटी इनकी कैसी होगी? जनरली लो होती है और इनकी जनरली हाई होती है। यानी कि डेंसिटी की बात करें तो ये जनरली हाई होती है। तो फ्रेंड्स इसको नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं 6 पॉइंट की ओर। 6 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट हमारा जो है, हमारा जो 6 पॉइंट है फ्रेंड, वो है नेचर ऑफ रिएक्शन। यानी कि 6 पॉइंट हमारा नेचर ऑफ रिएक्शन। अब फ्रेंड्स नेचर ऑफ रिएक्शन समझने का क्या है? अगर नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्लो रिएक्शन को शो करते हैं, एंड यानी कि फ्रेंड्स ये स्लो रिएक्शन को करते हैं और एंड अकर इन मॉलिक्यूल, यानी कि अकर इन मॉलिक्यूल। और अगर फ्रेंड्स दूसरी तरफ बात करें तो ये फास्ट होते हैं, फास्ट रिएक्शन शो करते हैं और टेक प्लेस इन आयन, ये टेक प्लेस इन आयंस। फ्रेंड्स कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स, वो आयनिक नेचर की नहीं होती, कोवेलेंट नेचर की होती है। तो फ्रेंड्स वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनके बीच में जो रिएक्शंस होती है वो स्लो होती है और मॉलिक्यूल्स के बीच में अकर होती है। और इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड की, तो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग आप जानते ही होंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए 7th पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जो 7th पॉइंट है वो हमारा है आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स हमारा जो 7th पॉइंट है वो हमारा है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आइसोमेरिज्म एक तरह का फिनोमेना होता है जिसका ये मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, यानी कि एक्सिबिटेड आइसोमेरिज्म, यानी कि शो आइसोमेरिज्म। और ये डस नॉट शो और एक्सिबिट आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स अभी हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमें चेन आइसोमेरिज्म पढ़नी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़नी है। तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, इनऑर्गेनिक के नहीं दिखाते। फ्रेंड्स जो 7th है हमारा, यानी कि जो 8th पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। तो फ्रेंड अगर कंबशन की बात करें फ्रेंड्स, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इनफ्लेमेबल होते हैं, जनरली इनफ्लेमेबल होते हैं।
यानी कि इजिली कैच फायर, और ये नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि ये नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं। और इसमें भी आप जनरली लगा देंगे क्योंकि जो सोडियम होता है वो कैच कर लेता है फायर को बड़े आसानी से। तो ये फ्रेंड्स, ये रहा कंबशन। और कंबशन की अगर एक खासियत है वो है कि जब भी आप कंबशन करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी आप कंबशन करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ये है कि जब भी आप कंबशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो फ्रेंड्स उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा 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 कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, और प्लस वाटर, यानी कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। यानी कि अगर कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले और उनका कंबशन कर दें, यानी कि एयर के प्रेजेंस में उनको बर्न कर दें, जला दें, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा। कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फ्रेंड्स, किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो आप ये याद रखिए कि हाइड्रोजन अगर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो वो रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। लेकिन आप देख भी सकते हैं कि और कोई एलिमेंट अगर अनबैलेंस है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, वरना हाइड्रोजन अगर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो वो रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको आप बैलेंस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस हीट भी निकलती है यहाँ पर, और यहाँ पर आप यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2O2 बन जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स एक और लिख देता हूँ, जो C2H6 है, इसको जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम जानते हैं बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही बनना है, प्लस वाटर। तो अगर बात करें वाटर, तो वाटर कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ऑक्सीजन की बात करें 7O2 बनेगा, और C2H6 की बात करें तो 4C2H6 बनता है। तो 4C2H6 प्लस 7O2, 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। आप इसमें देखेंगे अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर 2 लगेगा, तो 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स आउट 4CO2 6H2O प्लस हीट। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोड़िएगा नहीं, तैयार सही से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।